चलिए इसको चलिए जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या स्रोत हैं और स्रोत की वर्गीकरण के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है ना सब? कोई बताइए माइक ऑन करके, आवाज आ रही है मेरी? ठीक ठीक। जल प्रदूषण पढ़ेंगे। जल प्रदूषण में सबसे पहले स्रोत देखेंगे। जल जो प्रदूषित होता है उसके क्या क्या स्रोत हैं। तो अलग अलग टाइप के स्रोत होते हैं जिनकी वजह से जल प्रदूषण फैलता है। तो सबसे पहले आधार पर देखेंगे प्रदूषक कौन कौन हैं। जैसे सबसे पहला औद्योगिक प्रदूषण। सबसे पहला देखेंगे औद्योगिक प्रदूषण, यानी कि जितने भी हमारे औद्योगिक कारखाने हैं उन कारखानों से जो जो प्रदूषक निकलते हैं उसकी वजह से जो हमारा जल है जो प्रदूषित होता है उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिखिए सीधे। औद्योगिक अपशिष्ट जल, रासायनिक प्रदूषक, औद्योगिक अपशिष्ट जल, रासायनिक प्रदूषण या रासायनिक जल, जैसे क्या क्या आएगा इसमें उसके एग्जाम्पल लिखिए। ये पूछा जाता है जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट आदि। और भी इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं हम। बाकी दूसरे आधार पर अगर देखा जाए तो दूसरे आधार पर इसी में औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज आपकी होती हैं उससे कुछ धात्विक खनिज वगैरह भी निकलते हैं। इन्हीं से औद्योगिक प्रदूषकों में ही उद्योगों से कुछ धात्विक पदार्थ जैसे जैसे आपका निकलता है लोहा, तांबा, पारा, लोहा, तांबा, पारा, सीसा, सीसा, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, रेडियो एक्टिव, ये सारे के सारे स्रोत आपके जो हैं वो क्या है, वो औद्योगिक प्रदूषक आपके जो है उनके स्रोत हैं।
एक आधार, दो आधार पर इसको हमने कैटेगराइज कर दिया। एक तो निकलता है नॉर्मली, जैसे जल निकलता है आपका, जैसे क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये निकलते हैं। अगर इसी को अलग कर दिया जाए तो धात्विक पदार्थ जैसे क्या क्या निकलते हैं आपके, लोहा निकलता है, तांबा, बारम, ईटा, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, ये सारे के सारे आपके क्या करते हैं, जल में मिलने के बाद जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। तो ये आपके हो गए औद्योगिक प्रदूषक। दूसरे कृषिजात प्रदूषकों की अगर बात करें, कृषिजात प्रदूषक यानी कि जो खेती हम करते हैं उसमें कुछ इस प्रकार के रसायनों का प्रयोग हम करते हैं जिसकी वजह से जो जल है आपका वो दूषित होता है। तो जैसे इसमें आएगा आपका उर्वरक, कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी, उर्वरक, कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी, जितनी भी दवाइयां जिस जिस प्रकार की हम देते हैं, जीवाणुनाशी, जीवाणुनाशी, तथा पौधों के अवशिष्ट भाग तथा पौधों के अवशिष्ट भाग, ये भी सभी आपके क्या करते हैं, जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नगरीय प्रदूषण। मैं बता दूं इसको, दो प्रकार के स्रोत देखे हमने, तीसरा प्रकार देखेंगे नगरीय प्रदूषण। नगरीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषक देखे। औद्योगिक प्रदूषकों के हमने दो टाइप्स बताए। पहले टाइप पर नॉर्मल प्रदूषकों को रखा, दूसरे प्रकार में हम लोगों ने रखा धात्विक प्रदूषकों को, जो आपके जितने भी धातुएं हैं, जैसे आपका पारा है, जैसे आपका सीसा है, जैसे आपका लोहा है, तांबा है, जस्ता है, ये सारे के सारे धातुएं आपके मिलते हैं अगर पानी में है तो वो क्या करते हैं, आपके पानी को प्रदूषित करते हैं। दूसरा आधार हम लोगों ने देखा कि ये कृषिजात प्रदूषक, यानी कि जो हम खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उस फार्मिंग में बहुत सारे इस तरीके के केमिकल रसायनों का प्रयोग करते हैं, उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, कीटाणुनाशी, शाकनाशी, इस तरीके की चीजें जो उगाती हैं उनको मारने के लिए बहुत सारी दवाइयां, एंटीसेप्टिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो उन सारी की सारी दवाइयों की जो मात्रा है, जब वो उसमें ज्यादा हो जाती है भूमि में और बारिश की वजह से जब पानी बह करके जाता है, तो वो दवाइयों की जो मात्रा है वो भी पानी के साथ साथ बह करके जाती है और उसके बाद वो क्या करती है, पानी को प्रदूषित करने का कार्य करती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कृषिजात प्रदूषक। इसके बाद अब तीसरा देखेंगे नगरीय प्रदूषक। नगरीय प्रदूषकों में जैसे विभिन्न प्रकार के आयन, विभिन्न प्रकार के आयन जो नगरीय सीवेज, जो नगरीय सीवेज जल में उपस्थित होते हैं, जल में उपस्थित होते हैं। आप जानते हैं जितने भी ड्रेन सिस्टम आप लोग जितने भी आपके देखते हैं, नालियों का जितना भी आपका तंत्र है, सिस्टम है, जिसको आप देखते हैं, क्या होता है, जैसे किसी भी बड़े से बड़े शहर की अगर बात करें, उसके आसपास होकर के अगर कोई भी नदी वगैरह जो भी निकल रही है, जैसे ये कोई नदी है इस तरीके से अगर निकल करके जाती है,
और इसके आसपास अगर कोई भी बड़ा सा अगर कोई भी शहर बसा हुआ है, तो वहां के जितने भी ड्रेन सिस्टम है, वहां की जितनी भी नालियां हैं, वो सीवेज आपका जितना भी है वो पूरा नालियों के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। और नदियों में प्रवाहित होने के बाद जो नदी का पानी है उसको पूरे तरीके से क्या कर देता है, दूषित कर देता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि विभिन्न प्रकार के आयन जो नदी के जल में उपस्थित होते हैं, मनुष्य एवं जानवरों के मृत शरीरों से उत्पन्न फॉस्फेट तथा नाइट्रेट, मनुष्य तथा जानवरों के शरीरों से उत्पन्न फॉस्फेट तथा नाइट्रेट। ठीक है, थोड़ा सा ये आपको केमिस्ट्री वाला पार्ट दिखाई दे रहा होगा कि ऐसा लग रहा है आपको जैसे केमिस्ट्री वाला पोर्शन चल रहा है, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना होती है। देखिए आपके दो पॉल्यूशन, तीन पॉल्यूशन मेन होते हैं। पहला आपका वायु प्रदूषण जो मैंने पढ़ाया, दूसरा जो अभी चल रहा है आपका क्या, जल प्रदूषण, और तीसरा होता है ध्वनि प्रदूषण। ये तीन आपके प्रदूषण ऐसे हैं। और चौथा अगर रेयर कंडीशन में अगर क्वेश्चन बनता है तो मृदा प्रदूषण से बनता है। 90% आपके जो क्वेश्चन बनने के चांस पॉल्यूशन से होते हैं वो इन चार प्रदूषण से कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये थोड़ा आपको केमिस्ट्री जैसा पोर्शन तो लग रहा है, लेकिन ये जो बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं खास, आसान आसान चीजें हैं इसमें। तो नाइट्रेट और आयन तक आपने देखा, नाइट्रेट आयन, ये आप हो गया नगरीय प्रदूषण। तीन प्रकार के प्रदूषक देखे। चौथा प्रदूषक जो आधार देखेंगे हम, प्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण, जरा प्राकृतिक प्रदूषण की तरफ अगर ध्यान दें तो ऐसी कौन सी गतिविधियां प्रकृति प्रदत्त हैं जिनकी वजह से जो जल का जो प्रदूषण है वो होता है। तो उनमें मुख्य रूप से अगर आएंगे तो वो ये आपके ज्वालामुखी, राख, धूल, ये सारी की सारी चीजें आपकी आएंगी। ज्वालामुखी, राख, धूल, ये सारे के सारे आपके क्या करते हैं, ये जल को प्रदूषित करने का कार्य करते हैं। अपरदन से उत्पन्न अवसाद, यानी कि हम लिखेंगे मृदा अपरदन से उत्पन्न अवसाद। अवसाद का मतलब समझते हैं, जितना भी कूड़ा कचरा, जो भी मिट्टी कटने के बाद में उसके साथ में मिट्टी, कूड़ा कचरा, पेड़ों की टहनियां और भी बहुत सारी चीजें इस तरीके की वेस्ट वाली जो बहा करके ले जाई जाती हैं और पानी के साथ में मिलती हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अवसाद बोलते हैं। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये सारे आपके प्राकृतिक प्रदूषक के प्रकार हैं। अब ये हम लोगों ने देखा किस आधार पर, ये हम लोगों ने देख लिया औद्योगिक और आपका कृषि, नगरीय, इस आधार पर आप लोगों ने देख लिया। अब दूसरे आधार पर अगर बांटने की कोशिश करें तो दूसरा आधार आपका आएगा भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लें। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, बेटा तो ये देखिए, किसी भी प्रदूषण के अगर स्रोत आपको अच्छे तरीके से पता हो तो 90% आप उस क्वेश्चन को करके ले जाएंगे। उसके बाद में कुछ ज्यादा चीजें ऐसी नहीं निकल करके आती हैं। जितने भी आपके स्रोत हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए कि किस किस आधार पर कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो जल प्रदूषण के कारण है, जो मृदा प्रदूषण के कारण है, जो वायु प्रदूषण के कारण है, जो ध्वनि प्रदूषण के कारण है। तो उन स्रोतों के आधार पर अगर आप देख करके चलें तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। दूसरे भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर अगर हम बांटें, दूसरा आधार है भौतिक तथा रासायनिक गुणों की
प्रकार रासायनिक गुणों के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात करेंगे भौतिक प्रदूषकों की। इसमें सबसे फर्स्ट बात करेंगे किसकी? भौतिक प्रदूषकों। भौतिक प्रदूषण, देखिए भौतिक प्रदूषण में जैसे आपका रंग है, गंदलापन है, पानी में आपको जो गंदलापन दिखाई देता है, पानी में आपको जो रंग दिखाई देता है, क्योंकि पानी की क्वालिटी क्या होती है? पानी एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ होता है, ठीक है? तो उसके अंदर अगर आपको रंग दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिली हुई है। गंदलापन, अवसाद, अवसाद, रंग, गंदलापन, अवसाद, धूल, राख, तेल, धूल, राख, तेल, ग्रीस, ये इस तरीके की चीजें हैं जो अगर पानी में मिल जाए तो पानी को क्या करती हैं? प्रदूषित करने का कार्य करती हैं। ठोस पदार्थ जिन्हें आप जोड़ सकते हैं, ठोस पदार्थ, ये सारे के सारे आपके भौतिक प्रदूषक हैं, ठीक है? अगर भौतिक और रासायनिक आधार पर बांटा जाए तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? भौतिक प्रदूषक हैं। वहीं दूसरे नंबर पर अगर रासायनिक प्रदूषकों की बात करें, रासायनिक प्रदूषकों की अगर बात की जाए तो रासायनिक प्रदूषक के अंतर्गत क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, और अगर बात करें तो नाइट्रेट, कीटनाशी, नाइट्रेट, कीटनाशी, जितने भी प्रकार के कीटनाशी, मैंने यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है कीटनाशी, जितने भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशी होते हैं, वो सब आएंगे इसमें। कीटनाशी तथा अन्य प्रकार की तथा अन्य प्रकार के कृत्रिम रसायन, कृत्रिम रसायन, ये सारे के सारे आपके क्या है? रासायनिक प्रदूषकों के प्रकार हैं। नोट कीजिए। नोट करिए और बताइए यहाँ तक अगर हो गया हो तो कि आगे, ठीक, इसके आगे चलते हैं। ये आप लोगों ने स्रोत देखे, हम लोगों ने अच्छे तरीके से पूरा आइडेंटिफाई कर लिया स्रोतों को, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर, इंडस्ट्रियल आधार पर, और आपका जितने भी आपके कृषि के प्रदूषक हैं उनके आधार पर, हर तरीके से हम लोगों ने इसको स्पेसिफाई करके देखा। अब यहाँ से आगे को हम लोगों को देखना है, और देखना है जल की गुणवत्ता का निर्धारण। जल की गुणवत्ता का निर्धारण, यानी कि समझिए इस पॉइंट को, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा होती है। जल की गुणवत्ता का निर्धारण यानी कि किस प्रकार से आप कहेंगे, किस मानकों के आधार पर, या किस भौतिक आधार पर, या ऑक्सीजन के किस लेवल के आधार पर आप कह सकते हैं कि ये जो जल है ये प्रदूषित है और ये जो जल है ये प्रदूषित नहीं है, यानी कि पीने के योग्य है। किस तरीके से आप उसको पहचानेंगे कि जो जल है वो प्रदूषित है या नहीं? तो वही चीज हम लोगों ने लिखी, जल की गुणवत्ता का निर्धारण। किस
आधार पर उसकी गुणवत्ता का हम निर्धारण करेंगे। तो टोटली आपके जो होते हैं वो 3 से 4 इस तरीके के प्रकार होते हैं जिस आधार पर हम लोग क्या है जल की गुणवत्ता का निर्धारण करते हैं। जैसे सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण लिखिएगा, मैं सिर्फ टाइप्स लिखूंगा 1 2 3 और 4। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण बीओडी, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे, फुल फॉर्म पूछी गई है अभी, ये भी लिखेंगे सीओडी, बीओडी, सीओडी, पीओ, और चौथा है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट पीएच मान। पीएच मान, ये 4 आपके स्केल हैं किसी भी जल को ये पता लगाने के लिए कि वो प्रदूषित है या नहीं है, वो पीने लायक है, वो नहाने के लायक है, या फिर वो जो है आपका वो सीवेज का पानी है, किस तरीके का पानी है। उस पानी की जो जितनी भी क्वालिटियां हैं, जितनी भी उसकी गुणवत्ता है, जितनी भी उसके अंदर अशुद्धियां हैं, हर चीज को पता लगाने के जो मानक हैं वो आपके ये 4 हैं। और चारों से प्रश्न आपके एग्जाम में बनता ही बनता है, कभी किसी एग्जाम में इनमें से किसी एक से, तो कभी किसी दूसरे एग्जाम में दूसरे से, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा है बीओडी, तो इसकी जो फुल फॉर्म लिखेंगे ऑक्सीजन मान, जैव ऑक्सीजन मान, यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, अगर यहां देखा जाए तो सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि जैव रासायनिक सॉरी रासायनिक ऑक्सीजन मान, अगर हिंदी में लिखे हैं तो रासायनिक ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तीसरा आधार मैंने आप लोगों को बताया डीओ, डीओ का मतलब है घुली ऑक्सीजन, घुली ऑक्सीजन डीओ। और चौथा पीएच स्केल आप जानते ही होंगे कि केमिस्ट्री में जो आप पीएच स्केल देखते हैं उसमें यानी कि 1 से लेकर के और 40, यानी कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहां मैं ले सकता हूँ क्या था 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, इतने पद होते हैं इस स्केल पर। अगर 7 से कम इस स्केल पर किसी का मान आता है तो उसको बोलते हैं अम्लीय, और अगर 7 से ज्यादा अगर कोई मान आता है, यानी कि 7 से 14 की तरफ अगर कोई मान आता है तो वो होता है क्षारीय। और अगर एग्जैक्ट 7 पर अगर कोई मान आता है किसी भी विलयन का या किसी यौगिक का, किसी भी चीज का, तो उसको बोलेंगे हम उदासीन। क्लियर है? ये आपका क्या है, ये आपका पीएच स्केल है, 1 से लेकर के 14 तक के इसमें अंक होते हैं। 7 आपका जो होता है वो बिल्कुल बीच में होता है।
7 से अगर एक की तरफ किसी भी अगर मिलियन का मान है तो वो अम्लीय होगा, और अगर 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा, और अगर 7 है तो क्या होगा, उदासीन होगा। ये आपका क्या है, ये आपका पीएच स्केल है। ठीक है, रासायनिक प्रॉपर्टी जब हम चेक करते हैं अम्लीयता की या क्षारीयता की, तो हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलिए। पीएच स्केल तक, पीएच स्केल तक हम लोगों ने देखा। अब कुछ चीजें यही क्लियर कर लेते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि पेयजल का पीएच मान कितना होता है? पेयजल का पीएच मान कितना? 7 से 8 के बीच। पेयजल का पीएच मान जो आपका होता है वो 7 से लेकर के 8.5 के बीच में होता है। तो इस आधार पर आप बोल सकते हैं कि पेयजल आपका होता है वो या तो क्या होता है, उदासीन। 7 पर देखिए क्या है, उदासीन है, और 7 से 8.5 यानी कि 8 और 9 के कहीं बीच में 8.5। तो मान आपका जो होता है वो पेयजल का यहां से लेकर के और यहां तक के बीच में होता है। तो ये इस साइड में आपका क्या है, उदासीन से अगर आगे की तरफ चलेंगे तो इस साइड में आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज होकर के कैसी होती जाएंगी, क्षारीय होती जाएंगी। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि पेयजल का जो मान होता है वो कैसा होता है आपका, वो क्षारीय। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। वेट कीजिएगा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा देख रहा हूँ, अगर मेरे को कुछ यहाँ से अगर इन तीनों से अगर कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो। मैं चाहता हूँ यही क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेटर है। देखिए घुलित ऑक्सीजन के लिए, डीओ के लिए, इसके लिए इसकी मात्रा जल में कितनी होनी चाहिए जिससे कि आप उसको क्या प्रदूषित ना करें। देखिए घुलित ऑक्सीजन डीओ की मात्रा 5 मिलीग्राम प्रति लीटर, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर तथा ये पीले जल में दिख रहा है ना, ये भी जल। अगर इसी के स्थान पर दूसरा लिया जाए नहाने के जल में, तो
ये 4 मिलीग्राम प्रति लीटर हो तब भी चलेगा। नहाने के लिए कितना होना चाहिए? 4 मिलीग्राम प्रति लीटर बोले तो ऑक्सीजन होनी चाहिए। वही अगर पानी देखा जाए पीने के लिए, तो पीने के लिए 5 मिलीग्राम प्रति लीटर आपका घुलित ऑक्सीजन पानी के अंदर होना चाहिए। नोट कीजिए इसको। एक और देखिए, ये तो मानक दोनों आधार पर निर्धारित किए गए हैं, पीने के लिए और नहाने के लिए। लेकिन फिर भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कितने मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होने पर जल को प्रदूषित माना जाएगा? तो लिखिए 8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम। ध्यान दीजिएगा, 3 प्रश्न बने आपके। आपसे अगर पूछा जाए कि कितने मिलीग्राम प्रति लीटर से कम मात्रा होने पर कितनी डीओ की यानी कि घुलित ऑक्सीजन की जल को प्रदूषित माना जाएगा, तो 8 mg पर लीटर से कम डीओ होने पर जल को क्या माना जाएगा? प्रदूषित माना जाएगा। दूसरी चीज, अगर पीने के जल में कम से कम या सामान्य रूप से कितनी डीओ की मात्रा होनी चाहिए, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए, तो 5 मिलीग्राम पर लीटर। अगर यही आपसे पूछ लिया जाए कि नहाने के जल में कम से कम कितना डीओ होना चाहिए, तो 4 मिलीग्राम प्रति लीटर। 3 प्रश्न आपके यहां से क्लियर होते हैं, नोट कीजिए। अब जिस तरीके से हम लोगों ने डीओ देखा, उसी तरीके से सीओडी को देखेंगे। यानी कि केमिकल ऑक्सीजन मान, रासायनिक ऑक्सीजन मान। अब यहां देखेंगे यानी कि कितने मिलीग्राम प्रति लीटर में रसायन हो, उसके बावजूद उसकी सहनीय मात्रा होगी। तो यहां से आता है आपका 20 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 20 मिलीग्राम 1 लीटर में रसायन आपके उपलब्ध हैं, तो वो जो जल है उसकी सहनीय मात्रा माना जाएगा, यानी कि उसको प्रदूषित नहीं माना जाएगा। 20 मिलीग्राम पर लीटर अगर आपका सीओडी की वैल्यू है, तो आपका जो जल है वो प्रदूषित नहीं होगा। वहीं अगर बीओडी की बात की जाए, तो बीओडी की जो मात्रा है वो 10 मिलीग्राम पर लीटर। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होनी चाहिए शुद्ध जल की, तो 10 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। अगर इतनी आपकी वैल्यू आती है, तो आपका जो पानी है वो प्रदूषित नहीं। नोट कीजिए और बताइए क्लियर है या नहीं। मैंने आपको चारों चीजें, चारों प्रॉपर्टीज बता दी। पीएच स्केल में कितनी आपकी पीने योग्य जल की वैल्यू होती है, 7 से 8.5 होती है। दूसरा मैंने आप लोगों को करा दिया डीओ आपका जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए कि पानी प्रदूषित ना माना जाए, 8 मिलीग्राम पर लीटर तब चलेगा, जिससे कम ही होना चाहिए। ठीक है। दूसरा अगर आपका है तो सीओडी रासायनिक ऑक्सीजन मास कितनी होनी चाहिए? 20 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए। और बीओडी कितनी होनी चाहिए? तो 10 मिलीग्राम पर लीटर। एक बार तो टेस्ट के पेपर में सिर्फ सीओडी की फुल फॉर्म पूछी गई। अभी शायद पिछले साल या पिछले साल ही पेपर आया था, तो बीओडी से सिर्फ फॉर्मूला किया था कि फुल फॉर्म पूछी। तो यहाँ मैंने आप लोगों को चारों स्केल उस तरीके से करा दिए हैं जिससे आपका कोई भी प्रश्न इधर उधर नहीं जाएगा। आप नोट करिए और बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है, तो आगे चलिए। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, ये जल की गुणवत्ता का निर्धारण हो गया। अब आपको पता चल जाएगा कि इस जल में कौन सी मात्रा कितनी होनी चाहिए, जिस आधार पर हम उसको शुद्ध और अशुद्ध यानी कि प्रदूषित और
पीने योग्य या जिस भी योग्य आपका है उस आधार पर आप उसको वर्गीकृत कर सकें। अब आपको पता चल गया। बीओडी अगर आप देखेंगे तो 20 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, सीओडी देखेंगे तो 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, डीओ अगर आप देखेंगे तो डीओ की जो वैल्यू है वो 8 मिलीग्राम पर लीटर तक होनी चाहिए, और अगर पीएच स्केल देखा जाए तो 7 से 8.5 होना चाहिए। ये अगर 4 प्रॉपर्टीज अगर आपकी मिलती हैं तो पानी आपका जो है वो प्रदूषित नहीं होगा। यहां तक सब अगर क्लियर है तो आगे लिखेंगे पर्यावरण शोध प्रयोगशाला। पर्यावरण शोध प्रयोगशाला ये है कहाँ? पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ में जल की गुणवत्ता के परीक्षणोपरांत जल की गुणवत्ता के परीक्षणोपरांत यानी के उपरांत जल को 5 भागों में वर्गीकृत किया है। परीक्षणोपरांत जल को गुणवत्ता के आधार पर गुणवत्ता के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया है। वर्गीकृत किया है यानी कि जो मैंने अभी आपको 4 आधार बताए उन आधारों के को लेकर के जो आपका पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ है उसने जल को 5 कैटेगराइज यानी कि 5 कैटेगरियों में 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है, पहला है आपका वर्ग ए, दूसरा है आपका वर्ग बी, तीसरा है आपका वर्ग सी, चौथा है वर्ग डी और पांचवा है आपका वर्ग ई। ये 5 कैटेगराइजेशन किए हैं पर्यावरण शोध प्रयोगशाला ने। इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं कैटेगरी 1 या कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी ई। अब देखिए कौन से जल को किस चीज के लिए उपयुक्त माना है। वो भी देखिए, जो आपका पहला वाला वर्ग है वर्ग ए, उस वर्ग ए के जल को पीने के लिए उपयुक्त माना है। पीने के लिए क्लियर है? पहला जो आधार है, पहले आधार पर उन्होंने वर्ग ए में कैटेगराइज करके बोला कि वर्ग ए में यानी कि जो मैंने अभी 4 गुणवत्ता आपको बताई, 4 कैटेगरी बताई, उन चारों कैटेगरी के आधार पर परीक्षण करके उन्होंने 5 कैटेगराइज की और 5 कैटेगराइज में से उन्होंने बोला कि परीक्षण के बाद अगर वो जल वर्ग ए में आता है तो वो पीने के उपयुक्त होगा, अगर वो वर्ग बी में आता है तो वो नहाने के उपयुक्त होगा, जैसे स्नान, तैराकी, मनोरंजन, स्नान, तैराकी और मनोरंजन के लिए। ठीक है, अगर कोई जल आपका वर्ग बी में आता है, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से स्नान योग्य जल को किस वर्ग में रखा गया है, ए, बी, सी या डी। तो आपको चयन करना पड़ेगा। पहला जो आपका आधार है वर्ग ए, वो पीने के लिए उपयुक्त है। दूसरा आपका वर्ग बी है वो स्नान, तैराकी और मनोरंजन के लिए है। आपका वर्ग सी जो आपका है वो पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य, पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य। पारंपरिक उपचार का मतलब समझते हैं, केमिकल प्रोसेस या ट्रीटमेंट करने के बाद, फिल्ट्रेशन करने के बाद, फिटकरी डालने के बाद
बहुत सारी इस तरीके की चीजें होती हैं जिसको करने के बाद, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद पानी को पीने के योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य, या सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि फिल्ट्रेशन करने के बाद पीने योग्य, जिसको फिल्टर करके पिया जा सकता है। अगर बिना फिल्ट्रेशन किए या बिना कोई ट्रीटमेंट किए आपने पिया तो ये आपको नुकसानदायक होगा। ये है आपकी वर्ग ई। वर्ग डी में अगर बात करें तो वन्य जीव और मछलियों के लिए उपयुक्त वन्य जीव और मछलियों के लिए उपयुक्त। ध्यान रखिएगा आप, जो चौथा वर्ग है आपका वो वन्य जीव और मछलियां। वन्य जीव के अंतर्गत आपके कौन कौन आ जाएंगे? जैसे आपके पेड़ पौधे, जैसे आपकी वनस्पतियां, जैसे आपके क्या जीव जंतु, ये जितने भी पशु पक्षी, ये सारे के सारे कितने आएंगे? वन्य जीव के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है? हाँ, और मछलियां तो इनके लिए अगर उपयुक्त है तो वो वर्ग डी में रखा जाएगा। और लास्ट है आपका सिंचाई, औद्योगिक, शीतलन और अपशिष्ट निर्माण। सिंचाई, सिंचाई के बाद है आपका औद्योगिक शीतलन, औद्योगिक शीतलन, शीतलन यानी कि कूलिंग, यानी कि उद्योगों में बहुत सारी कूलिंग के लिए रिक्वायरमेंट जहां होती है वहां इस जल का प्रयोग आप कर सकते हैं। मशीनों को ठंडा वगैरह करने के लिए, या फिर और भी बहुत सारी इस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उद्योगों में, वहां आप इस कैटेगरी के जल का प्रयोग कर सकते हैं। अवशिष्ट निपटान यानी कि वेस्ट डिकम्पोज, अवशिष्ट निपटान, इसको लिखते हैं वेस्ट डिकम्पोज। वेस्ट डिकम्पोज या वेस्ट डिस्पोजल, कुछ भी कह सकते हैं आप, जिसके लिए आपका ये उपयुक्त होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। आप लोगों ने जल का कैटेगराइजेशन देख लिया, वर्गीकरण देखा, सब कुछ हो चुका है वैसे। क्लियर है? यहाँ तक मिटा दूं मैं इसको? अब यहाँ से आगे देखेंगे जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव। जल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव यानी कि जल में किस चीज की अधिकता होने से कौन सा रोग होगा, ये चीज पढ़ने के लिए बची हुई है इसमें अभी। ये हम पढ़ेंगे अब। सबसे पहले तो आप लोगों से ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल की वजह से या जल के कारण होने वाला रोग है। प्रदूषित, प्रदूषण प्रभाव यहाँ लिख सकते हैं। प्रदूषित
जल के कारण प्रदूषित जल के कारण संक्रामक रोग, कौन कौन से ऐसे रोग होते हैं जो जल की वजह से होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे इसमें। जैसे हैजा है, तपेदिक है, पीलिया है, लिखिए इसमें हैजा, तपेदिक, पीलिया, हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, अतिसार, मियादी ज्वर, पेचिश, इस प्रकार के बहुत सारे आपके ऐसे रोग हैं जो जल की वजह से होते हैं। क्लियर है? अब देखिए, एक तरफ तो लिखिए रोग और एक तरफ लिखिए तत्व, यानी कि पानी में मिलने वाले वे तत्व जो पानी में मिलकर के रोग उत्पन्न करते हैं। तो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो पानी में मिलकर के कौन सा रोग का निर्माण करता है, वो लिखेंगे अब हम। जैसे एस्बेस्टस के रेशे, एस्बेस्टस के रेशे, तो एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल से एस्बेस्टोसिस होता है। एस्बेस्टोसिस हो जाता है। ठीक है, ये एस्बेस्टोसिस क्या है, ये लिख लीजिए। फेफड़े के कैंसर का एक रूप, फेफड़े के कैंसर का एक रूप एस्बेस्टोसिस होता है। ठीक है, दूसरा है आपका पारा। पारा युक्त जल पीने से मिनी माता रोग हो जाता है। अगर पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। अगर पानी में मिल जाए कैडमियम तो कैडमियम की अधिकता से इकाई इकाई रोग हो जाता है। कैडमियम के कारण इकाई इकाई रोग हो जाता है। इसमें होता क्या है, हड्डियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है इकाई इकाई में। अगर जल में मिल जाए क्लोराइड तो रोग हो जाता है फ्लोरोसिस। अगर जल में मिल जाए क्लोराइड तो रोग हो जाता है फ्लोरोसिस। और जल में मिल जाए आर्सेनिक
हो जाता है आपको ब्लैकवुड, क्लियर, आर्सेनिक, ब्लैकवुड, फ्लोराइड, फ्लोरोसिस। अगर जल में मिल जाए सीसा, तो सीसे युक्त जल से आपको हो जाता है एनीमिया। सीसा युक्त जल से हो जाता है एनीमिया। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट इस तरीके के आपके जो थे, जो मैंने आपको बताया कि एस्बेस्टस के रेसे आपके जो होते हैं उससे एस्बेस्टोसिस हो जाता है, पारा है बेनीमासा हो जाता है, नाइट्रेट जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कैडमियम अगर जल में मिलेगा तो हिटाई हिटाई रोग हो जाता है, क्लोराइड की अधिकता अगर पानी में होगी तो फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, आर्सेनिक की अधिकता अगर होगी तो ब्लैकफुट नामक रोग हो जाता है, सीसा अगर होगा तो एनीमिया हो जाता है। ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए जो जल में मिलने वाली इम्प्योरिटी थी जिसकी वजह से आपको कोई भी रोग इनमें से हो सकता है। आज के लिए यहीं पर स्टॉप करेंगे। बाकी अब इसमें जो वैसे तो बहुत ही कम पॉइंट इसमें बचे हुए हैं, अगर फिर भी एक दो पॉइंट अगर बचा होगा तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल देखेंगे। जैसे कुछ केंद्रीय गंगा प्राधिकरण वगैरह इस तरीके के कुछ हैं, तो ये देखेंगे और उसके बाद में देखेंगे फिर रिजर्व। थोड़ा एक आध दो पॉइंट अगर जल प्रदूषण में बचा होगा तो उसको कल कंसिडर करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।